जैसी करनी वैसी भरनी। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। कमल बाबू दरवाजे के बाहर एक प्लास्टिक का कटोरा लिए खड़े थे और बार बार बहू को खाने के लिए आवाज़ लगा रहे थे। बहू पूजा उनकी बात को सुनकर अनसुना करते हुए आराम से अपना मोबाइल देख रही थी। बहुत देर तक आवाज़ लगाने के बाद कमल बाबू वहीं दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठ गए, क्योंकि घर के अंदर जाना कमल बाबू को सख्त मनाही था। उधर बीमार करीमा जी उस छोटी सी झोपड़ी में एक टूटी फूटी चारपाई पे लेटी हुई भूख से तिल मिला रही थी। कमल बाबू फिर से बोले, बहू थोड़ा सा खाने दे दो, रात का बासी पड़ा हो तो वही दे दो, कम से कम पेट तो भर जाएगा। अपने दादाजी की आवाज़ सुनकर मोनू और रूही चुपचाप फिर से जाकर एक ब्रेड का पैकेट और एक बोतल दूध लेकर जाकर कमल बाबू को बोले, दादाजी प्लीज़ आप इसे लेकर जल्दी से चले जाइए, वरना मम्मी आपसे यह छीन लेगी और हमें बहुत मारेगी। दोनों बच्चों को देखकर कमल बाबू की आंखों से आंसू आ गए और दोनों के सर पे आशीर्वाद भरे हाथ रखकर नम आंखों वहां से जाने लगे। लेकिन पूजा ने अचानक आकर उनके हाथ से दूध और ब्रेड का पैकेट छीन लिया और उन्हें सीढ़ियों से धक्का देते हुए बोली, बुढ़े अब क्या मेरे बच्चों को भी चोरी करने सिखा दिया तूने? अगर भीख मांगने का इतना ही शौक है तो किसी सड़क पर जाकर कटोरा लेकर बैठ जाओ, वहाँ से इतना मिलेगा कि तुम दोनों बुढ़े बुढ़िया पर खाया नहीं जाएगा। मोनू बोला, मम्मी आप या दादाजी से कैसी बातें कर रही हैं? उन्होंने हमें चोरी करने के लिए नहीं बोला था। पूजा एक एक थप्पड़ दोनों बच्चे को जड़ दिया तो बेचारे दोनों बच्चे रोते हुए वहाँ से चले गए। कमल बाबू हाथ जोड़कर बोले, बहू बच्चों को मत मारो, मैं दोबारा खाना मांगने नहीं आऊँगा। इतना कहकर वो रोते हुए अपना खाली कटोरा लेकर ही वापस चले गए। यह सब एक सामने के घर में बैठी बूढ़ी औरत देख रही थी, जो कमल बाबू से भी कई अधिक उम्र में लग रही थी। उन्होंने एकदम कमल बाबू को आवाज़ लगाई और अपने हिस्से का खाना उन्हें दे दिया। कमल बाबू ने उनका शुक्रिया अदा किया और घर लौटकर अपने आंसू को छुपाते हुए बोले, देखो गरिमा, आज बहू ने तुम्हारे लिए कितना बढ़िया खाना भेजा है, बिल्कुल गर्मा गर्म। मुझसे तो रुका नहीं गया था, इसलिए मैं वही खा आया हूँ। तुम भी जल्दी से खा लो, इससे पहले कि ठंडा होकर इसका स्वाद ही चला जाए। करीमा जी कमल बाबू के ऐसे झूठ बोलता देख उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। गरिमा जी भरी आंखों से बोली, जब आपको झूठ बोलना नहीं आता है तो क्यों बोलती हो इतना? सुनते ही कमल बाबू की आंखें नम हो गई। कमल बाबू और गरिमा जी का एक ही बेटा था। बेटे को बड़े लाड़ प्यार से पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि वो बुढ़ापे में अपने माता पिता को हर सुख दे सके। बेटा भी माता पिता को पलकों पर रखता था, लेकिन जिस दिन से बहू ने घर में कदम रखा, मानो घर की नींव ही हिलाकर रख दी थी। रोज रोज के अपमान से कमल बाबू ने घर के पास से एक छोटा सा क्वार्टर ले लिया। बेटा सुबह शाम माता पिता का हाल चाल पूछने ज़रूर आता, लेकिन जब से पूजा को पता चला कि अंकित अपने बूढ़े माता पिता की अभी भी उतनी ही चाकरी करता है, तो उसने बेटे पर हर पल निगरानी रखना शुरू कर दिया। इसलिए गरिमा जी ने बेटे को परेशान देखकर उसे खुद ही मिलने से मना कर दिया। बेटे की दूरी गरिमा जी बर्दाश्त नहीं कर सकी और वह अक्सर बीमार रहने लगी। अचानक ही कमल बाबू ख्यालों से बाहर आए तो देखा गरिमा जी की सारी दवाइयाँ बेखत्म हो चुकी थी। वो फिर से एक बार अपने अपमान के आंसू को घूंट पीकर बेटे के दरवाजे पे पहुँचे। बहू ओ बहू, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? क्या अंकित ने नाश्ता कर लिया? अगर नाश्ता कर लिया हो तो बाहर भेजना,
मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बंगले के बगल में छोटे से सर्वेंट क्वार्टर से निकलकर कमल बाबू अपनी बहू पूजा को फिर से आवाज़ देकर कहते हैं। पूजा अपनी साड़ी के पल्लू को कमर में कसते हुए बोली, क्या बात है बाबूजी, आप इन्हें चैन से 2 रोटी भी नहीं खाने देते हैं। आप जानते हैं सुबह से कितनी जल्दी मची रहती है, इन्हें दफ्तर भी जाना है, बच्चों को मुझे स्कूल में भेजना है। इसी बीच में आपको भी सारी बातें करनी होती है। आप सुधरेंगे नहीं, बताइए क्या करना है। कमल बाबू बोले, बहू मुझे अंकित से कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ, अगर तुम कर सकती हो तो तुम ही कर दो। बड़ी कृपा होगी, करीमा जी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई है और अब हमारे कमरे का पंखा भी खराब हो गया है। यहाँ तक कि वो पुराना मटका जिसमें हम पानी पीते थे वो भी फूट गया है। अगर तुम ला सकती हो तो ला दो, वरना अंकित से कह देना, वो सब कर देगा। पूजा बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। यहाँ घर के पीछे हमने एक पैसों का पेड़ जो लगाया है, जिसे हिलाए तो पैसे मिल जाएंगे। आप बहुत चालू हैं, जानते हैं सुबह के वक्त वो जल्दी में रहते हैं, तो जो कुछ कह दो तो जल्दी में बेटा बात मान ही लेगा। और मैं क्यों लाऊंगी आपकी या मम्मी जी की दवाइयाँ और बाकी का सामान। आपको पता है ना आज कितनी तारीख है, महीना ख़त्म हो गया और आप अभी तक बैंक से पैसे निकाल कर नहीं लाए। कितनी बार बोली हूँ कि अपने अकाउंट के साथ मेरे अकाउंट जोड़ दीजिए, कम से कम बैंक तो आपको आना जाना नहीं पड़ेगा। पर नहीं, आपको तो हम पर भरोसा ही नहीं है। तो जाइए पहले बैंक से पैसे निकाल कर लाइए या पकड़िए किताब और फिर दवाइयों की बात कीजिएगा। दुकानदार तो जैसे इनका जमाई है जो मुफ्त में इनकी दवाई देगा। कमल बाबू बोले, बहू तुमने ही कहा था कि तुमसे पूछे बिना बैंक से 1 रुपया भी निकाला तो मैं इस घर के पास भी नहीं रहने दूंगी। तभी अंकित बाहर निकला कर आया और बोला, क्या बात है, किस पे इतना चिल्ला रही हो। पूजा बात को बदलते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, चिल्ला नहीं रही हूँ, बाबूजी से कह रही हूँ कि बाबूजी आप बैंक मत जाइए, थक जाइएगा। मुझे ब्लैंक चेक पर साइन करके दे दीजिए, मैं पैसे निकाल लूँगी। पर कोई बात नहीं, बाबूजी को मन है बैंक जाने का तो चले जाए, इसी बहाने घूम फिर कर आएंगे और कोई बात नहीं है। चलिए आपको लंच बॉक्स दे देती हूँ, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, मैं देख लूँगी। इतना कहकर वो अंकित का हाथ पकड़कर अंदर ले गई। कमल बाबू उम्मीद भरी नज़रों से बेटे को देखते रह गए। हार कर कमल बाबू अपना एक पुराना झोला उठाए और बैंक चले गए। बैंक में जब वो फॉर्म ढूंढ रहे थे तो उन्हें कुछ परेशानी हो रही थी। तभी एक सज्जन सामने आया और बोले, अंकल आपको कुछ मदद चाहिए तो बताइए। कमल बाबू बोले, हाँ बेटा, मुझे पेन चाहिए था और यह फॉर्म भरना है। बीमारी के कारण मेरे हाथ कांपते हैं और फिर मुझे पैसे भी निकालने के लिए यह स्लिप भी तो भरनी है। मेरी पत्नी की भी तबीयत ठीक नहीं है, पैसे नहीं निकालूं तो बहू दवाई नहीं लाएगी। कोई मेरी मदद कर देता तो भगवान उसका भला करता। सज्जन पुलिस ने कहा, अंकल मेरा नाम रोहन है, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, अगर ना हो तो मैं आपका फॉर्म भर देता हूँ। कमल बाबू बोले, हाँ हाँ बेटा, और नेकी और पूछ पूछ इस पर तुम्हारा भला करेंगे। इतना कहकर उन्होंने अपना फॉर्म रोहन की तरफ बढ़ा दिया। रोहन ने उनसे पूछा कि उसका फॉर्म भरने उन्हें दिया। कमल बाबू ने रकम निकाली और रोहन की ओर बढ़ाते हुए बोला, बेटा एक बार और मदद कर दो, क्या इसे गिन दोगे। रोहन ने पैसे गिनकर उन्हें वापस किया। दोनों का काम लगभग एक साथ खत्म हुआ। दोनों एक साथ बैंक से बाहर निकले। कमल बाबू डंडे की सहायता से धीरे धीरे चल रहे थे तो रोहन भी अपनी चाल धीमी कर लिया। आगे बढ़कर कमल बाबू इधर उधर देखे और बोले, आज तुमने मेरी बहुत मदद की, बस एक और कष्ट कर देगा। क्या तुम मेरे लिए रिक्शा रुकवा दोगे।
भरी दोपहरिया में रिक्शे वाले भी हम बुजुर्गों को देखकर रिक्शा नहीं रोकते हैं। रोहन एक सज्जन पुरुष था। वो बोला, अंकल जी, आपने जो मुझे एड्रेस बताया है मैं उधर से ही होकर जाऊंगा। आपको परेशानी न हो तो मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। कमल बाबू मुस्कुराकर बोले, आज तो लगता है भगवान ने ही तुझे मेरे लिए भेजा है, वरना इस गर्मी में कौन किसको मदद करता है। कमल बाबू मुस्कुराकर रोहन के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गए। रोहन जब उसके घर के पास पहुंचा तो हैरान था। वो घर नहीं, लगभग बंगला था। अच्छे खासे फ्लैट बंगला बना हुआ था। रोहन ने सहारा देकर कमल बाबू को गाड़ी से उतारा। करीमा जी उन दोनों को देखकर परेशान हो गई, कहीं कमल बाबू को कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि वो किसी अपरिचित के साथ आज तक कभी नहीं घर नहीं आए थे। रोहन को हैरानी हुई कि कमल बाबू सामने के गेट के बगल में गए, बल्कि बगल वाले सर्वेंट क्वार्टर की ओर बढ़ने लगे, जहाँ एक वृद्ध महिला खड़ी चिंता से उन्हें निहार रही थी। कमल बाबू आगे बढ़कर बोले, अरे गरिमा, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह बेचारा भला आदमी तो मुझे घर तक छोड़ने आया है, इसे क्या पानी नहीं पिलाओगे? गरिमा जी बोली, आओ बेटा आओ, बाहर क्यों खड़े हो? बाहर बहुत गर्मी है, अंदर आ जाओ, थोड़ी थोड़ी पंखे की हवा ले लो, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। तभी पूजा को बगल के कमरे से कुछ आवाज़ आई तो वो दंतनाते हुए अपने कमरे से निकलकर वहाँ आ गई और बोली, यह कौन है बाबूजी? अरे आप हमारे घर में ऐसे कैसे घुस आए? बाबूजी किसी को भी घर में आने देते हैं? पता चला कोई चोर डकैत हुआ तो? कमल बाबू मुश्किल से खड़े हुए और बोले, बहू क्या कह रही हो? यह तो भगवान का भेजा हुआ एक दूत है और तुम इसे चोर डाकू कह रही हो। इस बेचारे ने मेरे बैंक में कितनी मदद की है पता है? मेरा फॉर्म भरा, मेरे पैसे गिन कर दिए और तुम इसे चोर कह रही हो? पूजा बोली, क्या इसने फॉर्म भरा और पैसे भी गिने? तब तो ज़रूर इसने ज़्यादा पैसे भर दिए होंगे और पैसे निकाल कर कम पैसे आपको दे दिए। दीजिए मुझे पैसे, मैं गिनती हूँ कितने पैसे हैं। कितनी बार बोली हूँ कि मुझे बता दिया करो, पर नहीं, अपनी बहू पे भरोसा नहीं है, किसी अनजान और अपरिचित इंसान पे भरोसा कर लेते हैं। इस घर का क्या होगा? यह घर तो भगवान भरोसे ही चल रहा है। और आप, ओ मिस्टर, आप क्या खड़े खड़े सुन रहे हैं? निकलिए मेरे घर से। जितनी मदद करनी थी आपने, अब हमें और मदद नहीं चाहिए। रोहन आश्चर्य से कमल बाबू को देखने लगा और बोला, अंकल जी मैं चिंता हूँ, मैं यही पास में रहता हूँ, मेरे घर का नंबर 25 है। जब कभी आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो चलिए आइएगा। और आप बहन जी अपनी आवाज़ को थोड़ा मधुर बनाइए, क्योंकि यही आदत रह जाएगी तो बुढ़ापे में बहुत कष्ट होगा। ईश्वर ने हमें इस धरती पर शांति और प्रेम फैलाने के लिए भेजा है, पर आपको देखकर लगता है जैसे कि आप हमेशा परेशान ही रहते हैं, और ऐसी परेशानी में आप दूसरों को खुश कैसे रख पाएंगे? रोहन वहाँ से चला गया। फिर क्या था, उसके जाते ही पूजा ने कमल बाबू और गरिमा जी को खूब खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी और बोली, यही आदत रही तो एक दिन आप दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। समझ में नहीं आता आजकल समाचारों में कितना दिखा रहा है, अपरिचित से बात नहीं करनी चाहिए। आप तो घर में बुलाने लगे, जिसे जानती नहीं उससे बड़े प्यार से बात कर रही हैं। इतने प्यार से तो कभी अपने बेटे से भी बात नहीं करते हैं। अब दीजिए पैसे। और कमल बाबू के हाथों से पैसे का बैग लेकर चली गई। जाते जाते रोहन ने उसकी सारी बातें सुन ली थी और उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे कोई अपने बुजुर्ग से ऐसी बातें कर सकता है। कुछ वक्त बीता। अंकित का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो गया। बच्चे 10वीं और 12वीं कक्षा में थे, जिसकी वजह से पूजा ने उसी शहर में रहने का फैसला किया, क्योंकि
वहाँ घर था। दूसरे शहर में जाने पर किराए के साथ दूसरे खर्च भी बढ़ जाते और इधर कमल बाबू के पेंशन के पैसे का हिसाब भी नहीं रख पाती। 2 महीने नहीं वे कि पूजा के दिमाग में एक चाल चले और उसने ज़बरदस्ती कमल बाबू के अकाउंट के साथ अपना भी अकाउंट जुड़वा लिया और ब्लैंक चेक पर कमल बाबू के दस्तखत करवा लिए, यह कहकर कि अब आप आराम से घर में रहिए, बाहर का काम मैं देख लूँगी। जैसे ही कमल बाबू ने दस्तखत किया, एक रोज़ पूजा ने दोनों से कहा कि बहुत दिनों से आप लोग घर से बाहर कहीं घूमने नहीं निकले हैं, तो चलिए आज आपको भगवान के दर्शन करवा कर लाती हूँ। कुछ देर में उसने टैक्सी बुलवाया। दोनों को टैक्सी में यह कहकर बैठाया कि हम भगवान के घर दर्शन के लिए चल रहे हैं। करीब 3-4 घंटे के बाद शहर के आखिरी छोर पर जब गाड़ी रुकी तो आसपास ज़्यादा कुछ नहीं था। सामने आश्रम जैसा कुछ बना हुआ था जहाँ कुछ वृद्ध लोग इकट्ठे होकर बैठे थे। कुछ लोग भगवान का घर है जहाँ हमें लेकर आए हो। पूजा बोली, यह नया मंदिर बना है, यहाँ दूर दूर से वृद्ध लोग अपने कष्ट सुनाने आते हैं और इससे बड़ी बात अपने कष्ट का निवारण भी पाते हैं। मैंने सोचा आज तक आप लोगों के लिए कुछ अच्छा तो नहीं कर पाई, पर यहाँ लाकर मैं अपनी गलती को थोड़ा सा सुधार सकती हूँ, तो आप लोगों को भी यहाँ ले आई हूँ। आप लोगों का तो पता नहीं, पर मेरे दुखों का तो आज निवारण जरूर हो जाएगा, इतना मुझे विश्वास है। इतना कहते हुए उसने चेहरे पे एक कुटिल हंसी थी। पूजा ने गाड़ी वाले को कुछ पैसे देकर रुकने को कहा और कमल बाबू और गरिमा जी को अंदर लेकर गई। उस समय सब लोग कृष्ण भगवान के ध्यान में लगे थे। पूजा ने कहा, आप सभी यहाँ बैठ जाइए, जब तक मैं मंदिर में कुछ दान करके आती हूँ। दोनों सबके साथ भजन में लग गए और पूजा उनका सामान मैनेजर को देकर वहाँ से रफू चक्कर हो गई। थोड़ी देर बाद गरिमा जी कमल बाबू से बोली, सुनो जी, बहू को गए बहुत देर हो गई है क्या? दान पेटी में पैसे डालने में इतनी देर लगता है? तभी एक सज्जन 2 बैग लेकर आए और बोले, यह जो महिला आप लोगों के साथ आई थी, आप लोग दोनों को सामान देकर गई है। चलिए आप दोनों को आपका कमरा दिखा देता हूँ। कमल बाबू बोले, हमारा सामान और हम क्यों यहाँ रहेंगे, यह तो मंदिर है ना। व्यक्ति हंसा, हाँ बाबूजी, यह भी कह सकते हैं आपकी मंदिर है। हम तो इसे भगवान का घर ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ आप जैसे माता पिता आश्रय लेने आते हैं। पर यह मंदिर नहीं, वृद्धाश्रम है। वृद्धाश्रम शब्द सुनकर दोनों के कान खड़े हो गए। कमल बाबू को समझते देर न लगी कि उनकी बहू ने उनके साथ छल किया। वृद्धाश्रम को भगवान का घर बताकर उन्हें छला और उन्होंने वहाँ छोड़कर चली गई। गरिमा जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया, पर कमल बाबू बोले, गरिमा, तुम यह सोचो कि हमारी बहू ने अपने जीवन में बहुत ही बुरे काम किए, पर एक तो अच्छा काम किया कि हमें हमारे उस नर्क जैसे घर से निकाल कर यहाँ अपने जैसे दुखिया के बीच में छोड़ के। जब वो हमारी वहाँ सुनती नहीं थी, तो रोटी देने में भी इतनी गालियाँ देती थी, तो इससे अच्छा तो हम यहाँ रह ले। मैं तो उससे ढेर आशीर्वाद दूंगा कि कुछ तो हमारे लिए अच्छा ही चलो। अब आंसू पोछो और भगवान की मर्जी समझकर इसे ही भगवान का घर समझ लो। चलो भाई, ले चलो। इतना कहकर वो गरिमा जी को सहारा दिए और अपनी नई मंजिल की ओर चल दिए। समय बीतने लगा। इधर अंकित जब लौट कर आए तो पूजा रो रो कर बोली, बाबूजी, माँ के साथ अपना सामान समेट कर एक दिन बोले हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। जब मैंने रोका तो बोले, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, अब मैं भगवान के शरण में ही रहना चाहता हूँ और जब मर्जी होगी तभी लौट कर आऊँगा, और जब तक मैं ना आऊँ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। बेटा भी कैसा था, चौपटने की बात में आ गया और मान लिया कि उसके माता पिता उसे बिना कुछ बताए चले गए।
इधर करीमा जी बेटे की याद में हालत बिगड़ती गई और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। अब कमल बाबू को जो कभी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, एक रोज उन्होंने बैंक से फ़ोन करके अपने महीने के पेंशन की बात की तो बैंक वाले ने बोला कि आपके पैसे तो आपकी बहू निकाल कर ले गई। कमल बाबू चुप हो गए। वह वृद्धाश्रम में भी किसी पे बोझ नहीं पड़ना चाहते थे, तो वृद्धाश्रम के छोटे मोटे काम करते रहते थे। एक रोज आश्रम के काम से वो बाजार निकले, वहीं उनकी मुलाकात रोहन से हुई। रोहन ने सब अपना परिचय दिया तो उन्हें सब याद आया गया। रोहन को देखते ही कमल बाबू की आंखें भर आई और उन्होंने सारी घटना भर सुनाई और रोहन के सामने रख दी। रोहन ने कहा, अंकल मैं तो कह कर आया था कि आपको जब भी मदद की ज़रूरत होगी मुझसे कहना, पर आप चिंता मत करो, मैं आपको न्याय दिलवाऊंगा। मैं पेशे से एक वकील हूँ और आपके साथ मैं कभी न्याय नहीं होने दूंगा। इतना कहकर रोहन उनके साथ वृद्धाश्रम गए और सारी घटना उन लोगों को बताई और बेटे बहू के खिलाफ एक फाइल तैयार करके पुलिस स्टेशन में फ्रॉड करने का केस दर्ज किया। जब अंकित को नोटिस मिला तो वह हैरान रह गया और रोहन से संपर्क किया। रोहन उसके घर आया और सारी बात बताई तो अंकित ने पूजा को एक दो जोर का थप्पड़ लगाया और बोला, तुम कितनी गिरी हुई औरत हो। मेरे माँ बाप ने तुम पे भरोसा किया और तुमने भगवान का घर कहकर वृद्धाश्रम छोड़ा और यहाँ उनके पेंशन के पैसे निकालती रही। सोचो कल को तुम्हारे दोनों बेटे जो तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। अरे रोहन जी, तुम अनजान होकर मेरे माँ बाप की मदद कर रहे हैं और तुमने उनकी ऐसी हालत कर दी थी। तुम्हारी वजह से मैं अपनी माँ का अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता, चली जाओ मेरे घर से। इतना कहकर अंकित रोहन के साथ अपने पिता से मिलने गया, उनसे माफ़ी मांगी। कमल बाबू ने कहा, बेटा अब मैं उस घर में नहीं जा सकता क्योंकि अब करीमा जी नहीं है, तो मैं किसका मुंह देखकर जीऊँगा। पर हाँ, मुझे मेरा अधिकार चाहिए क्योंकि मैं यहाँ वृद्धाश्रम में भी किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता। कमल बाबू ने रोहन को कहकर एक ब्रोकर से बात की और अपने बंगलों का बेचने का फैसला किया। पूजा को जब इस बात का पता चला तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो बोली, बाबूजी, मेरे करने की सज़ा मेरे पति और मेरे बच्चों को मत दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। कमल बाबू बोले, बहू मैं तुम्हें माफ़ करने वाला कौन होता हूँ, माफ़ तो तुम्हें वो भगवान करेगा जिसके घर तुम हमें छोड़ कर आई थी। हाँ, तुम्हारी सज़ा मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं दूंगा, उनके पढ़ने के लायक मैं पैसे अंकित के अकाउंट में डाल दूंगा, पर अपने लिए घर और खाने पीने की व्यवस्था तुम लोग खुद कर लो। हो सके तो अपने लिए घर खरीद लो। इस घर को बेचकर मैं अपने जैसे सताए गए पिता की मदद करना चाहता हूँ। कमल बाबू ने सारे पैसे उस वृद्धाश्रम की तरक्की में लगा दिया और अपनी पत्नी के नाम से वही बगल में 2 मंजिला एक वृद्धाश्रम खोला जिसका नाम रखा गरिमा आश्रम। वो दिन और आज का दिन कमल बाबू ने अपने बेटे बहू पोते सबसे रिश्ता तोड़ लिया, बस अपने मन की अगर वो किसी से कहते थे तो वो ऊपर वाले और उस भगवान के बंदे रोहन से जिसने खून के रिश्ते से बढ़कर उनकी मदद की थी। तो दोस्तों, आपको कमल बाबू का फैसला कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।